मैं जिस नूडल्स की दुकान को चलाता हूँ वहाँ ग्राहकों को अनलिमिटेड रिफिल मिलती है। मैंने यह नियम इसलिए शुरू किया था ताकि गरीब और जरूरतमंद लोग भी पेट भरकर गर्म खाना खा सकें। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन एक महिला अपने 8 बच्चों के साथ आएगी, सिर्फ एक कटोरा नूडल्स ऑन ऑर्डर करेगी और फिर 24 बार रिफिल मांगेगी। मैंने उसे विनम्रता से समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने तुरंत अपना फोन निकाल लिया और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। उसने मुझे लालची और निर्दयी दुकानदार कहा और लोगों को मेरे खिलाफ ऑनलाइन भड़काने लगे। बाद में कुछ गुंडे मेरी दुकान के बाहर आकर खड़े हो गए और किसी भी ग्राहक को अंदर नहीं जाने दिया। जब मैंने उनका विरोध किया तो उन्होंने मुझे इतनी बुरी तरह पीटा कि मेरी मौत हो गई। लेकिन जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं उसी दिन वापस पहुंच चुका था जिस दिन वह महिला पहली बार अपने 8 बच्चों के साथ मेरी दुकान में आई थी। इस बार मैं मुस्कुराते हुए उनके पास गया। बॉस, हमें आपके सबसे सस्ते साधारण नूडल्स का एक कटोरा दे दीजिए, उसने कहा। वह महिला फटे पुराने और घिसे हुए कपड़े पहने हुई थी। उसके पीछे 8 दुबले पतले और कमजोर दिखने वाले बच्चे खड़े थे। बाहर से वह बेहद गरीब लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। उस महिला का नाम शांग छिंगचिंग था। वह एक शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म पर 8 बच्चों की मां नाम से अकाउंट चलाती थी और उसी से अपनी रोजी रोटी कमाती थी। उस चेहरे को देखते ही मेरी पिछली जिंदगी की सारी यादें ताजा हो गईं। वही औरत थी, वही जिसने मेरी मौत की वजह बनाई थी। मेरी नूडल्स की दुकान पुराने इलाके के पास स्थित थी, जहां कई मेहनती मजदूर और अकेले रहने वाले बुजुर्ग रहते थे। ताकि वे कम पैसे में पेट भर सकें, मैंने एक नियम बनाया था, 10 युआन में एक कटोरा साधारण नूडल्स और अनलिमिटेड रिफिल। 1 साल तक मेरा यह नियम बहुत अच्छी तरह चला। दुकान भी ठीक चल रही थी और पड़ोस के लोगों का सम्मान और प्यार भी मुझे मिला था। लेकिन फिर शांग छिंगचिंग मेरी जिंदगी में आ गई। पिछले जन्म में वह अपने 8 बच्चों को लेकर आई थी। उसने सिर्फ एक कटोरा नूडल्स मंगवाया और फिर 24 बार रिफिल मांगी। इतना ही नहीं, उसने 5 बार सूप का फ्लेवर भी बदलवाया। मेरी छोटी सी दुकान मुश्किल से थोड़ा बहुत मुनाफा कमा पाती थी। अनलिमिटेड रिफिल का नियम वास्तव में उन लोगों के लिए था जो सचमुच जरूरतमंद थे, न कि ऐसे लोगों के लिए जो उसका गलत फायदा उठाए। लेकिन जैसे ही मैंने उसे मना करने की कोशिश की, उसका रवैया पूरी तरह बदल गया। उसने फोन निकाला और लाइव रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। सब लोग देखो, यह दुकान पूरी तरह धोखा है। बाहर लिखा है कि अनलिमिटेड रिफिल मिलती है, लेकिन मेरे बच्चों ने कुछ अतिरिक्त कटोरे खा लिए तो मालिक को समस्या होने लगी। इसने सिर्फ इसलिए हमें अपमानित किया क्योंकि मैं गरीब हूँ और अपने बच्चों के साथ अकेली हूँ। क्या गरीब इंसान नहीं होते? क्या हमें अमीर और निर्दयी लोगों के सामने बेइज्जत होना चाहिए? यह कहते हुए वह रोने लगी। आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे। उसके 8 बच्चे भी उसके साथ रोने लगे। वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। एक ही रात में मैं पूरे इंटरनेट पर निर्दयी और काले दिल वाला दुकानदार बन गया। मेरी दुकान पर सैकड़ों नकली 1 स्टार रिव्यू आ गए। मेरा फोन लगातार बजता रहा। हर कॉल पर सिर्फ गालियां और धमकियां थीं। अगले दिन कई गुंडे मेरी दुकान में घुस आए। हर किसी ने सिर्फ एक कटोरा नूडल्स ऑर्डर किया और पूरे दिन वहीं बैठे रहे। वे आने वाले हर ग्राहक को भगा देते थे। मैंने पुलिस को बुलाया। पुलिस के सामने वे शरीफ बनने का नाटक करने लगे, लेकिन जैसे ही पुलिस चली गई वे फिर से वही हरकतें करने लगे। आखिरकार मेरा धैर्य टूट गया। मैं उनसे बात करने गया, लेकिन उन्होंने मुझे जमीन पर धक्का दे दिया। फिर लात घूंसों से मेरी बेरहमी से पिटाई की, जब तक कि मैं बेहोश नहीं हो गया। होश खोने से पहले मैंने उन्हें हंसते हुए कहते सुना, एक मामूली नूडल्स वाला हमारी फैमिली की इंटरनेट सेलिब्रिटी से पंगा लेने की हिम्मत करता है, इसे मरने का शौक है क्या? तभी मुझे सच्चाई समझ आई। शांग छिंगचिंग कोई गरीब और बेबस महिला नहीं थी, वह एक इन्फ्लुएंसर थी। ये पूरा मामला उसने जानबूझकर व्यूज और फेमस होने के लिए नाटक किया था और मैं सिर्फ एक मासूम शिकार था जिसे उसने अपनी फेम बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। अब जब मुझे दूसरा जीवन मिला था तो मैं इस पैरासाइट को बर्बाद करके ही दम लेने वाला था। मैंने अपने गुस्से को दबाया और चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, स्वागत है, अंदर आइए, बच्चों को आराम से बैठाइए। मेरे इस व्यवहार से शांग छिंगचिंग स्पष्ट रूप से चौंक गई। शायद उसने पहले से कई ऐसे दृश्य सोच रखे थे जहां मैं उसे दुकान से बाहर निकाल दूं और उसे खुद को पीड़ित दिखाने का मौका मिल जाए, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं उसका इतने उत्साह से स्वागत करूंगा। बॉस, मेरा मतलब है कि दुकान चलाने का मतलब तो सभी ग्राहकों का स्वागत करना होता है ना? उसने झिझकते हुए कहा। मैंने उसकी बात बीच में ही काट दी। फिर मैंने जल्दी से कुछ टेबल जोड़कर उनके लिए बड़ी जगह बनाई और बच्चों के लिए 7 कप गर्म चाय रख दी। बच्चों, तुम लोग बहुत भूखे लग रहे हो, पहले थोड़ा गर्म चाय पी लो, इससे तुम्हें गर्माहट मिलेगी। शांग छिंगचिंग की आंखों में छाई हुई थकान धीरे धीरे गायब होने लगी। उसकी जगह अब लालच ने ले ली थी। शायद उसे लगने लगा था कि मैं कोई सीधा साधा बेवकूफ हूँ जिसे आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। उसने गला साफ किया और अपना नाटक शुरू कर दिया। सुनिए मालिक, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, एक कटोरा साधारण नूडल्स ही काफी होगा। मैंने मुस्कुराते हुए पैसे ले लिए। बिल्कुल,
एक कटोरा साधारण नूडल्स, बस 1 मिनट। ये कहकर मैं रसोई की ओर मुड़ गया। लेकिन इस बार मैंने तुरंत नूडल्स बनाना शुरू नहीं किया। सबसे पहले मैंने पीछे लगे सिक्योरिटी कैमरे का एंगल बदल दिया ताकि शांग छिंगछिंग की टेबल का हर सीन साफ साफ रिकॉर्ड हो सके। उसके बाद मैंने नूडल्स तैयार किए। कुछ ही देर में भाप उड़ाता हुआ एक कटोरा उनके सामने रख दिया गया। लीजिए, नूडल्स तैयार हैं, गरम गरम खाइए। शांग छिंगछिंग ने तुरंत चॉपस्टिक उठा ली। उसके पीछे बैठे बच्चे भूखी नजरों से उसे देख रहे थे, लेकिन उसने पूरा कटोरा अकेले ही चट कर दिया। अपने होंठ चाटते हुए उसने कहा, मालिक एक और कटोरा। मैंने बिना एक पल गंवाए जवाब दिया, अभी लाया। मैं तुरंत दूसरा कटोरा ले आया, फिर तीसरा, फिर चौथा और फिर पांचवा। मेरे चेहरे पर हर समय मुस्कान बनी रही। मैं तेजी और विनम्रता से उन्हें नूडल्स देता रहा। उधर शांग छिंगछिंग का हौसला बढ़ता जा रहा था। उसके नूडल्स सुड़कने की आवाज पूरे रेस्तरां में गूंजने लगी। वह बार बार अपना फोन निकालकर तस्वीरें भी खींच रहा था। उसे देखकर मेरे मन में ठंडी हंसी उठी। ये आदमी सचमुच बहुत चालाक है और उतना ही दयनीय भी। वह बस इसी इंतजार में था कि मेरा धैर्य टूट जाए, मैं उसे टोक दूं या दुकान से बाहर निकाल दूं। तब उसे निर्दयी दुकानदार का नया ड्रामा रचने का मौका मिल जाता। लेकिन अफसोस, इस बार मैं उसे वह मौका नहीं देने वाला था। दुकान के दूसरे ग्राहक भी ये सब देखने लगे थे। वे आपस में फुसफुसाने लगे। तभी एक बुजुर्ग सफाई कर्मचारी, जो मेरी नियमित ग्राहक थी, खुद को रोक नहीं सकी। उन्होंने चिंता से पूछा, बॉस शेन, आप ठीक तो हैं? मैंने सिर्फ हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। उन्हें संकेत दे दिया कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। असल में मैं चाहता था कि शांग छिंगछिंग जितना हो सके उतना नाटक करे। वह जितनी ज्यादा मेहनत करेगा, अंत में मुझे उतना ही आनंद आएगा। 19वें कटोरे तक पहुंचते पहुंचते शांग छिंगछिंग का धैर्य टूटने लगा। उसे समझ आ गया कि मैं उसके जाल में नहीं फंस रहा हूँ। इसीलिए उसने खुद हमला करने का फैसला किया। उसने गला साफ किया, कैमरे की ओर मुड़ा और दुखी लेकिन बहादुर बनने की एक्टिंग करते हुए बोला, दोस्तों जरा देखिए, इस दुकान का मालिक सच में बहुत अच्छा इंसान है। हमने इतना कुछ खा लिया लेकिन इन्होंने एक बार भी शिकायत नहीं की। ये उन निर्दयी व्यापारियों जैसे बिल्कुल नहीं है जिन्हें आप इंटरनेट पर देखते हैं। हम जैसे गरीब लोगों के लिए ऐसे इंसान से मिलना सचमुच किस्मत की बात है। मैं तुरंत उसकी चाल समझ गया। वह पहले मुझे आसमान पर चढ़ा रहा था ताकि अगर बाद में मैं जरा भी नाराज हुआ तो लोगों को लगे कि मैं नकली और दोहरे चेहरे वाला इंसान हूँ। तब उसका वीडियो और भी ज्यादा वायरल हो जाता। किसी की इज्जत बर्बाद करने का सबसे आसान तरीका यही होता है, पहले उसकी खूब तारीफ करो, फिर उसे गिरते हुए दिखाओ। शांग छिंगछिंग इस खेल को अच्छी तरह जानता था, लेकिन मैंने फिर भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे मैडम, ऐसा मत कहिए। मैंने ये दुकान इसलिए खोली है ताकि हर कोई पेट भरकर गर्म खाना खा सके। जब तक ये दुकान खुली है मैं कोशिश करूंगा कि कोई भी भूखा वापस न जाए। मेरी बात सुनते ही आसपास बैठे ग्राहक तालियां बजाने लगे। उस पल मैंने शांग छिंगछिंग के चेहरे पर झुंझलाहट की हल्की झलक देखी। वह मुझे गुस्सा दिलाना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि लोग मेरे सपोर्ट में हो जाएं। उसकी आंखें तेजी से इधर उधर घूमी। फिर उसने नई चाल चली। मालिक, आप सचमुच बहुत अच्छे इंसान हैं, वह मुस्कुराकर बोला, लेकिन ये साधारण नूडल्स पेट कहाँ भरते हैं? अगर इतना ही भला काम करना है तो थोड़ा और कीजिए। क्यों ना इन नूडल्स में मीट सॉस भी डाल दी जाए। साधारण नूडल्स की कीमत सिर्फ 10 युआन थी, जबकि मीट सॉस नूडल्स 25 युआन के आते थे। वह साफ तौर पर हद पार कर रहा था। पिछले जन्म में ठीक इसी जगह मैंने उसे मना कर दिया था और वहीं से सारी मुसीबत शुरू हुई थी। लेकिन इस बार मैंने केवल मुस्कुराकर सिर हिला दिया। फिर मैं रसोई में गया और खुशबूदार मीट सॉस का बड़ा चमचा भरकर हर कटोरे पर डाल दिया। लो बच्चों, थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोटीन मिल जाएगा। ये देखकर शांग छिंगछिंग पूरी तरह चौंक गई। उसने जो तमाम डायलॉग्स पहले से तैयार कर रखे थे वे उसके गले में ही अटक कर रह गए। शांग छिंगछिंग समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह दुकानदार इतना सीधा साधा क्यों बन रहा है। वह जो कुछ भी मांग रहा था मैं बिना किसी शिकायत के उसे देता जा रहा था। दुकान में बैठे बाकी ग्राहकों की नजरें भी बदल चुकी थीं। पहले वे मुझे सहानुभूति से देख रहे थे, लेकिन अब उनकी आंखों में मेरे लिए सम्मान था। बॉस शेन, आपका दिल तो सच में किसी हीरो जैसा है। हाँ, आजकल ऐसे अच्छे इंसान कहाँ मिलते हैं। चारों तरफ अपनी तारीफ सुनकर शांग छिंगछिंग का चेहरा उतर गया। वह यहाँ मेरी प्रशंसा करवाने नहीं आया था। उसे तो चाहिए था कि इंटरनेट पर लोग मुझे गालियां दें, मेरी दुकान को बदनाम करें और मुझे बर्बाद कर दें। लेकिन उसकी योजना उलटी पड़ गई थी। मजबूर होकर उसने खाना जारी रखा। 20वां कटोरा, 25वां कटोरा, 30वां कटोरा। वह लगातार रीफिल मंगवाता रहा, यहाँ तक कि कुल 30 कटोरे नूडल्स खा गया। अब बच्चों की हालत भी खराब होने लगी थी। वे कुर्सियों पर ढह गए थे और उनका पेट जरूरत से ज्यादा भर चुका था। शांग छिंगछिंग का पेट भी ढोल की तरह फूल गया था। वह एक और निवाला नहीं निगल सकता था। फिर भी उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी, क्योंकि आज का उसका पूरा नाटक बुरी तरह फ्लॉप हो चुका था। उसने मेरी ओर ऐसी नजर से देखा मानो मैं उसका सबसे बड़ा दुश्मन हूँ। फिर जल्दी से धन्यवाद कहा और 8 बच्चों को साथ लेकर वहां से निकल गया। मैंने उसकी पीठ को देखते हुए मन ही मन कहा, शांग छिंगछिंग, असली खेल तो अब शुरू होगा। उसके जाने के बाद दुकान में फिर से शांति लौट आई। वही बुजुर्ग सफाई कर्मचारी मेरे पास आए और चिंतित होकर बोले, बेटा, उस परिवार को देखकर ही समझ आ रहा था कि वे सिर्फ मुफ्त का फायदा उठाने आए थे। तुम उन्हें यूं अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकते। मैंने उनके कटोरे में थोड़ा गर्म सूप और डालते हुए मुस्कुराकर कहा, वोंग अंकल, चिंता मत कीजिए, सब कुछ मेरी योजना के अनुसार चल रहा है। जब आखिरी ग्राहक भी चला गया तो मैंने दुकान बंद कर दी। फिर मैंने सिक्योरिटी कैमरे की पूरी रिकॉर्डिंग सेव कर ली
और उसकी कई बैकअप कॉपियां भी बना ली। लेकिन मैं जानता था कि केवल यह वीडियो शांग चिंगचिंग और उसके पीछे खड़ी कंपनी को गिराने के लिए काफी नहीं होगा। पिछले जन्म में उन्होंने एक साधारण इंसान को इंटरनेट पर बदनाम करके मौत के मुंह तक पहुंचा दिया था। उनकी ताकत और पहुंच साधारण नहीं थी। अगर मुझे उन्हें पूरी तरह खत्म करना था तो मुझे इससे कहीं बड़ा सबूत चाहिए था, ऐसा सबूत जो एक ही झटके में उनका पूरा नकाब उतार दे। मैंने शांग चिंगचिंग का शॉर्ट वीडियो अकाउंट खोला। उस अकाउंट का नाम था शहर में 8 बच्चों की माँ का संघर्षपूर्ण जीवन। उस पर सैकड़ों वीडियो अपलोड थे और लगभग हर वीडियो एक जैसा था। वीडियो में वह और उसके 8 बच्चे किसी जर्जर किराए के मकान में दिखाई देते। उनके सामने बेहद साधारण खाना रखा होता, पीछे दुख भरा संगीत बजता रहता, ऊपर भावुक कैप्शन लिखा होता जो लोगों की सहानुभूति बटोरने के लिए बनाया गया था। फिर कुछ देर बाद वीडियो अचानक विज्ञापन में बदल जाता। कभी कोई उत्पाद बेचने की कोशिश, कभी कोई ऑनलाइन शॉपिंग लिंक। स्पष्ट था कि उसके पीछे एक पूरी कंपनी काम कर रही थी। उन्होंने उसके लिए एक किरदार तैयार किया था, एक बेबस अकेली छोड़ी गई माँ का किरदार जिसे उसके पति ने छोड़ दिया है और जो शहर में अकेले अपने 8 बच्चों का पालन पोषण कर रही है। कमेंट सेक्शन में सिर्फ सहानुभूति और तारीफें थीं। बहन, हिम्मत मत हारना, माँ का प्यार सबसे महान होता है। यह देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। ऐसे हजारों कमेंट्स भरी पड़ी थीं। कभी कभी कोई सवाल पूछ देता, अगर हालात इतने खराब हैं तो बच्चों को गोद क्यों नहीं दे देती, या आखिर उसके 8 बच्चे हुए कैसे। लेकिन ऐसे कमेंट कुछ ही मिनटों में उसके फैंस द्वारा घेर लिए जाते, उन्हें गालियां दी जाती, परेशान किया जाता और आखिरकार उन्हें अपना कमेंट हटाना पड़ता। इसी सहानुभूति के सहारे उसने लगभग 10 लाख फॉलोअर्स जुटा लिए थे। मैंने उपहास से हंसते हुए उसका सबसे नया वीडियो खोला। वह केवल 30 मिनट पहले अपलोड किया गया था। वीडियो में आज मेरी दुकान का सीन दिखाया गया था, लेकिन उसे इस तरह एडिट किया गया था कि पूरी कहानी उसकी इच्छा के अनुसार दिखाई दे। वीडियो में वह और उसके बच्चे खुशी खुशी नूडल्स खा रहे थे और मैं पूरे समय मुस्कुराते हुए उनको सर्व कर रहा था, उनकी हर मांग पूरी कर रहा था। पीछे इमोशनल सॉन्ग बज रहा था। वीडियो का टाइटल था, इस शहर में अभी भी ह्यूमैनिटी बाकी है। आज हमें एक फरिश्ते जैसा नूडल्स दुकान का मालिक मिला। सिर्फ 10 युआन में उसने हमारे पूरे परिवार को पेट भरकर खाना खिलाया। मैं तहे दिल से उसकी आभारी हूँ। मैं दिल की गहराइयों से उसका धन्यवाद करती हूँ। सबसे चालाकी वाली बात यह थी कि वीडियो के नीचे मेरी दुकान का पूरा पता पिन किया गया था। कमेंट सेक्शन मेरी तारीफों से भरा हुआ था। कितने काइंड हार्टेड मालिक हैं, सबको इनकी दुकान पर जाकर सपोर्ट करना चाहिए। पता नोट कर लिया, मैं भी जरूर जाऊंगा। अच्छे लोगों को अच्छा फल मिलना चाहिए, यही असली पॉजिटिव एनर्जी है। लेकिन मैं उसकी असली इंटेंशन समझ चुका था। ये एक बेहद खतरनाक चाल थी। पहले किसी को आसमान पर चढ़ाओ, फिर उसी ऊंचाई से नीचे गिराकर बर्बाद कर दो। जैसे ही ये वीडियो वायरल होगा, लोगों की भीड़ मेरी दुकान पर उमड़ पड़ेगी और जब भीड़ बढ़ेगी तो खर्च भी बढ़ेगा, काम का दबाव भी बढ़ेगा। यदि सर्विस में जरा सी भी कमी रह गई या मैं सबको अनलिमिटेड मुफ्त नूडल्स नहीं दे पाया तो झगड़े शुरू होना तय था। और ठीक उसी समय शांग चिंगचिंग फिर सामने आएगा। वह उंगली उठाकर कहेगा, देखा, यह आदमी बदल गया है। पहले ये गरीबों की मदद करता था, लेकिन अब फेमस होते ही घमंडी हो गया है। इसने अपनी असली इंटेंशंस खो दी है। फेम और मनी ने इसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया है और फिर इंटरनेट की पूरी भीड़ एक बार फिर मेरे खिलाफ खड़ी हो जाएगी। आखिर में सारी बदनामी और इल्जाम मेरे ही सिर आ जाते, जबकि उसकी पॉपुलैरिटी और व्यूज पहले से भी ज्यादा बढ़ जाते। एक तीर से 2 निशाने। मैं फोन की स्क्रीन को घूरता रहा। जैसे जैसे मैं उसकी अगली चाल के बारे में सोच रहा था, मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मुझे जवाबी हमला करना होगा। मैंने वीडियो बंद किया और पुलिस को फोन लगाने के लिए नंबर डायल किया। लेकिन कुछ सेकंड बाद ही मैंने कॉल काट दी, क्योंकि मैंने समझ लिया था कि पुलिस कुछ नहीं कर सकती। उसने कोई कानून नहीं तोड़ा था। ये कानूनी नहीं बल्कि नैतिकता का मामला था। अचानक मेरे दिमाग में एक विचार कौंधा, अगर कानून ऐसे लोगों को सजा नहीं दे सकता तो मुझे भी उसी के तरीके से जवाब देना होगा। अगले दिन सब कुछ मेरी उम्मीद के अनुसार हुआ। शांग चिंगचिंग का वीडियो रातों रात वायरल हो चुका था। मेरी छोटी सी नूडल्स की दुकान अचानक इंटरनेट पर मशहूर हो गई थी। लोग सोशल मीडिया पर चेक इन करने और वीडियो बनाने के लिए यहाँ आने लगे थे। सुबह ठीक 8 बजे मैंने दुकान का शटर उठाया, लेकिन जैसे ही शटर ऊपर गया मैं भीड़ देखकर हैरान रह गया। दुकान के बाहर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा था। हर किसी के हाथ में मोबाइल था। कई लोग लाइव स्ट्रीम कर रहे थे। कैमरे लगभग मेरे चेहरे तक आ पहुंचे थे। क्या आप वही मालिक हैं, वही जिन्होंने 10 युआन में अनलिमिटेड नूडल्स दिए थे? हम 8 बच्चों वाली माँ का वीडियो देखकर आए हैं। बॉस, आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। हमें भी एक कटोरा साधारण नूडल्स दीजिए। आज देखते हैं कि आपकी अनलिमिटेड रिफिल वाली बात सच है या नहीं। चारों तरफ शोर ही शोर था। कुछ लोग सच में मेरा सपोर्ट करने आए थे, कुछ सिर्फ तमाशा देखने आए थे, लेकिन ज्यादातर लोगों की आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। वे अपने फोन ऊंचे उठाकर लगातार लाइव स्ट्रीम कर रहे थे। उनकी लाइव स्ट्रीम के शीर्षक भी लगभग एक जैसे थे,
वायरल नूडल्स दुकान की सच्चाई जांचते हैं। आज इस मालिक का टेस्ट लेंगे। मैं पहले से इसके लिए तैयार था। मैंने चेहरे पर वही मुस्कान बनाए रखी। सभी का स्वागत है, कृपया धक्का मुक्की मत कीजिए, एक एक करके अंदर आइए, सबको खाना मिलेगा और कोई भी भूखा नहीं जाएगा। लेकिन भीड़ लगातार दबाव बना रही थी। बॉस, एक और कटोरा, इधर रीफिल भेजो। अरे बॉस, जल्दी करो, हम 5 मिनट से इंतजार कर रहे हैं। उनकी आवाजें एक के बाद एक मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं अकेला ही रसोई और डाइनिंग एरिया के बीच दौड़ रहा था। मेरे कपड़े पसीने से पूरी तरह भीग चुके थे। नूडल्स उबालना, कटोरों में डालना, सूप भरना, फिर अगला ऑर्डर। मैं बिल्कुल मशीन की तरह काम कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे हाथ कभी भी जवाब दे देंगे। उसी दौरान सुनहरे बालों वाला एक युवा लाइव स्ट्रीमर अपने फोन पर चिल्ला रहा था, दोस्तों, हमने पहले ही 10 बार रीफिल मांग ली है, लेकिन बॉस की स्पीड अब हमारे साथ नहीं चल पा रही। क्या हुआ बॉस, संभाल नहीं पा रहे क्या? उसके आसपास के लोग भी उकसाने लगे। हाँ बॉस, आप तो उम्मीद से कम निकले। कल 8 बच्चों वाली माँ ने 30 रीफिल ले ली थी और हम तो अभी कुछ ही कटोरे खाए हैं। मैं मुस्कुराते हुए उनके पास गया और उनके सामने नूडल्स का एक बड़ा कटोरा रख दिया। छोटे भाई, माफ करना, आज बहुत भीड़ है, इंतजार कराने के लिए क्षमा चाहता हूँ, लीजिए आपके नूडल्स। वह कुछ सेकंड्स के लिए शॉक हो गया। उसे उम्मीद थी कि मैं गुस्सा हो जाऊंगा, लेकिन मैं अब भी शांत और विनम्र था। वह असहज होकर चॉपस्टिक उठाने लगा। उधर उसकी लाइव स्ट्रीम में लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। कितना बोरिंग कंटेंट है, खाना खत्म भी नहीं कर पा रहा, खाना बर्बाद मत करो, स्वच्छता से। मजबूर होकर उसने नूडल्स खाना शुरू कर दिया। पूरा दिन इसी तरह बीत गया। उस दिन मैंने 300 से ज्यादा ग्राहकों को खाना खिलाया और 1000 से भी ज्यादा रीफिल परोसी। रात के 10 बजे जब आखिरी ग्राहक भी चला गया तो मैं थक कर कुर्सी पर गिर पड़ा। मेरे शरीर में जरा भी ताकत नहीं बची थी। दुकान का सारा सामान लगभग खत्म हो चुका था। हिसाब लगाने पर पता चला कि आज की कमाई से खर्च निकालने के बाद मुझे लगभग 8000 युआन का लॉस हुआ था। दुकान बंद होने से ठीक पहले वोंग अंकल फिर आए। इस बार वे खाने नहीं आए थे, वे चुपचाप मेजें साफ करने में मेरी मदद करने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने चिंता से पूछा, बॉस शेन, आप खुद को इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हैं? अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो आपकी दुकान दिवालिया हो जाएगी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस दराज खोली, एक मोटा लिफाफा निकाला और उनके हाथ में रख दिया। वोंग अंकल, इसमें पिछले कुछ दिनों की मेरी सारी कमाई है, क्या आप मेरे लिए एक काम करेंगे? वह चौंक गए। कौन सा काम? मैंने शांत स्वर में कहा, कल सुबह सूरज निकलने से पहले इसे वेस्ट वाले अनाथालय में दान कर दीजिए। वोंग अंकल की आंखें फैल गईं। इसमें तो कई हजार युआन होंगे। आज तुम्हें पहले ही इतना नुकसान हुआ है, क्या तुम अपनी जिंदगी की बिल्कुल परवाह नहीं करते? मैंने हल्की मुस्कान के साथ उनकी ओर देखा। चिंता मत कीजिए वोंग अंकल, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे बस समाज को कुछ लौटाना है। लोग चाहे मेरे लिए कितनी भी मुश्किलें खड़ी करें, मैं यह नहीं भूल सकता कि मैंने यह दुकान आखिर शुरू ही क्यों की थी। वोंग अंकल मुझे कुछ देर तक चुपचाप देखते रहे। उनकी आंखों में कई तरह की भावनाएं थीं। आखिरकार उन्होंने एक लंबी भारी सांस ली और गंभीरता से वह लिफाफा अपने हाथ में ले लिया। उनके जाने के बाद मैंने दुकान का दरवाजा बंद किया, लैपटॉप निकाला और पूरे दिन की सीसीटीवी फुटेज एडिट करने बैठ गया। लाइव स्ट्रीमर के चेहरे, मुफ्तखोरी की लालसा से भरी भीड़, दिन भर भाग दौड़ करते हुए मेरी हालत और आखिर में वह सीन जब मैं वोंग अंकल को दान के लिए पैसों से भरा लिफाफा सौंप रहा था। मैंने इन सबको जोड़कर एक वीडियो तैयार किया। क्या लोगों को सचमुच लगता था कि मैं इतना मूर्ख हूं कि एक लगभग अनजान बूढ़े को अपना पूरा प्लान बता दूं, या फिर उसे हजारों युआन ऐसे ही सौंप दूं? बिल्कुल नहीं, सब कुछ पहले से सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। वीडियो तैयार होने के बाद मैंने एक दूसरे शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म को खोला। वहां मुझे लाओ जी नाम का एक मशहूर कंटेंट क्रिएटर मिला। उसके 1 करोड़ से भी ज्यादा फॉलोअर्स थे। वह धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े का पर्दाफाश करने के लिए फेमस था। मैंने उसे अपनी पूरी कहानी और सारे वीडियो सबूत भेज दिए। कुछ देर बाद उसका जवाब आया। वह गुस्से से भरा हुआ था। उसने इस धोखे की जमकर आलोचना की और वादा किया कि अगले दिन वह सबके सामने मेरा समर्थन करेगा। यह पढ़कर मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। मैं मेज पर ही सिर रखकर सो गया। उस रात मुझे बहुत सुकून भरी नींद आई, क्योंकि मैं जानता था कि एक बार लाओ जी मैदान में उतर गया तो शांग छिंग के बचने की कोई संभावना नहीं बचेगी। अगली सुबह मैं हमेशा की तरह दुकान खोलने पहुंचा। भीड़ पहले की तरह फिर से उमड़ पड़ी थी, लेकिन इस बार मैंने पूरी तैयारी कर रखी थी। मैंने सामान्य दिनों से 3 गुना अधिक सामग्री मंगवाई थी। साथ ही 2 पार्ट टाइम कर्मचारियों को भी काम पर रख लिया था। इसीलिए चाहे भीड़ कितनी भी बढ़ जाए, मैं पूरी तरह नियंत्रण में था। ग्राहक चाहे कितनी भी अजीब मांगे करते, चाहे कितने भी एक्स्ट्रा कटोरे नूडल्स मांगते, मैं हर किसी का मुस्कुराकर स्वागत करता। मेरी सेवा में कोई कमी नहीं थी। जो इन्फ्लुएंसर मुझे बदनाम करने आए थे, उन्हें भी कोई बहाना नहीं मिला। वे मेरी सर्विस में एक भी गलती नहीं निकाल पाए। आखिरकार वे निराश होकर नूडल्स खाकर चुपचाप चले गए। दोपहर के करीब 2 बजे भीड़ कुछ कम हुई। तभी शांग छिंग फिर से दुकान में दाखिल हुई, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके पीछे कई लोग प्रोफेशनल कैमरे लिए हुए खड़े थे। स्पष्ट था कि वे उसकी एमएससीएन एजेंसी के लोग थे। आज उसने पूरा मेकअप किया हुआ था। उसके कपड़े भी पहले की तरह फटे पुराने नहीं, बल्कि काफी रिस्पेक्टेबल और एक्सपेंसिव लग रहे थे। उसके हाथ में एक अवार्ड सर्टिफिकेट बड़ा बैनर था। वह मुस्कुराते हुए मेरे सामने आई। बॉस शेन, फिर मुलाकात हो गई। उसने मेरे हाथों में वह बैनर थमा दिया। उस पर लिखा था, ह्यूमैनिटी की सच्ची मिसाल को
दिलों को गर्माहट देने वाली नूडल्स दुकान। जैसे ही उसने बैनर दिया, पीछे खड़े कैमरे हमारी ओर घूम गए। स्पष्ट था कि वह फिर से कोई नया नाटक करने आई थी। वह ऊंची आवाज में बोली, बॉस शेन, मैं आज खास तौर पर आपका धन्यवाद करने आई हूँ। मेरे वीडियो के वायरल होने के बाद आपकी दुकान का बिजनेस खूब बढ़ गया होगा, है ना। उसकी आवाज इतनी ऊंची थी कि दुकान में मौजूद हर व्यक्ति उसे सुन सकता था। अब पूरा इंटरनेट जानता है कि आप कितने अच्छे इंसान हैं। आपकी दुकान भी अब एक बड़ी वायरल जगह बन चुकी है। अगर सोचें तो आपको मेरा धन्यवाद करना चाहिए। उसकी बातों का असली मतलब साफ था। वह लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहती थी कि मैंने उसकी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाकर अपनी दुकान प्रमोट की है। दुकान में मौजूद लोग फुसफुसाने लगे। मैंने उसकी ओर देखा और मन ही मन ठंडी हंसी हंसा। आखिरकार असली खेल शुरू हो गया। जब वह नॉर्मल तरीकों से फेमस नहीं हुई तो उसने किसी और को बदनाम करके फायदा उठाने का रास्ता चुन लिया। मैं जवाब देने ही वाला था कि अचानक दुकान के दरवाजे से एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। थैंक्स? किस बात का थैंक्स? क्या तुम सबको बेवकूफ समझती हो? नकली बच्चों का झुंड लेकर मुफ्त खाना और सहानुभूति बटोरने वाली तुम ही हो। सभी लोगों की नजरें तुरंत दरवाजे की ओर मुड़ गईं। वहां लाओ जी खड़ा था। उसने कैमरे की ओर देखते हुए कहा, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ लाओ जी और आज मैं साल के सबसे बड़े फ्रॉड का एक्सपोज करने आया हूँ। एक ऐसा घिनौना स्कैम जो मदरहुड और सैक्रिफाइस के मास्क के पीछे छिपा हुआ है। लाओ जी को देखते ही शांग छिंगछिंग का चेहरा सफेद पड़ गया। सर, तुम कौन हो? यहाँ बकवास मत करो, लाओ जी ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। शांग छिंगछिंग, तुम्हारा असली नाम शांग शियाओपांग है। उम्र 32 वर्ष, अविवाहित, और तुम्हारा एक भी बच्चा नहीं है। और जो बच्चे तुम्हारे पीछे खड़े हैं उनका तुमसे जरा भी खून का रिश्ता नहीं है। ये सभी बच्चे उस एमसीएन कंपनी द्वारा किराए पर लाए गए चाइल्ड एक्टर हैं जो तुम्हारे पीछे खड़ी है। हर शूटिंग के बदले प्रत्येक बच्चे को 200 युआन दिए जाते हैं। तुम लोगों की फीलिंग्स का फायदा उठाकर झूठी दुख भरी कहानियां बनाती हो। खुद को एक स्ट्रगल करती अकेली माँ के रूप में दिखाती हो और उसी के दम पर लाखों कमा रही हो। क्या तुम इन सब बातों से इनकार कर सकती हो? लाओ जी के हर शब्द के साथ शांग छिंगछिंग का चेहरा सफेद होता जा रहा था। उधर लाइव स्ट्रीम की चैट पूरी तरह फट चुकी थी। क्या बच्चे किराए के हैं? हे भगवान, ये तो डिस्गस्टिंग है। हमारी फीलिंग्स का इस्तेमाल करके पैसे कमा रही थी। मुझे पहले से ही शक था, कोई असली माँ अपने बच्चों को ऐसे नाटकों में नहीं घसीटती। शांग छिंगछिंग पूरी तरह घबरा गई। उसने उंगली उठाकर लाओ जी की तरफ इशारा किया और चीखने लगी, झूठ, सब झूठ है, तुम मेरी बदनामी कर रहे हो। ये बच्चे मेरे ही हैं, मेरे अपने खून के रिश्ते हैं। वह बगल में खड़े एक छोटे लड़के को पकड़ने के लिए बढ़ी, लेकिन लड़का डरकर पीछे हट गया। उसे देखकर मेरा दिल कांप उठा। यही वही बच्चा था जिसे मैंने पिछली लाइफ में न्यूज में देखा था। वही बच्चा जो वर्षों तक शोषण का शिकार रहा था, इतना दुबला पतला कि उसकी हड्डियां तक दिखाई देती थी। लाओ जी ने ठंडी हंसी हंसी। फिर उसने एक वीडियो चला दिया। वीडियो में एक थकी हुई गरीब महिला दिखाई दी। वह उस लड़के की असली माँ थी। आंखों में आंसू लिए वह कैमरे के सामने बोली, मैं मानती हूँ, मैंने अपने बच्चे को उस कंपनी के पास भेजा था। उन्होंने कहा था कि सिर्फ वीडियो शूट करना है। उन्होंने मुझे रोज 200 युआन देने का वादा किया था। हम बहुत गरीब हैं, मेरे पति बीमार हैं और घर चलाना मुश्किल हो रहा है। मुझे नहीं पता था कि वे मेरे बच्चे का इस्तेमाल लोगों को धोखा देने के लिए करेंगे। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मेरा बच्चा मुझे वापस लौटा दीजिए। कृपया पुलिस को मत बुलाइए। मेरा बच्चा मुझसे मत छीनिए। वीडियो खत्म होते ही शांग छिंगछिंग के सारे झूठ चकनाचूर हो गए, लेकिन उसके पीछे खड़ी टीम ने तुरंत रिस्पॉन्स किया। कैमरे लिए हुए लोग आगे बढ़े और लाओ जी का फोन छीनने की कोशिश करने लगे। रिकॉर्डिंग बंद करो, तुम हमारे पोर्ट्रेट राइट्स का उल्लंघन कर रहे हो। अब भी लाइव स्ट्रीम बंद करो, नहीं तो हम केस कर देंगे। लाओ जी ने उन्हें धक्का देकर पीछे किया। केस करना है तो कर लो, लेकिन मुझसे दूर रहो। अगर किसी ने मुझे हाथ लगाया तो मैं पुलिस बुलाकर कहूंगा कि तुम लोग मुझ पर हमला कर रहे हो। अब शांग छिंगछिंग समझ चुकी थी कि खेल खत्म हो चुका है। अचानक वह जमीन पर बैठ गई, फिर रोने चिल्लाने का नाटक शुरू कर दिया। वह फर्श पर हाथ पटकते हुए चीखने लगी, मैंने आखिर क्या गलत किया है? मैं तो सिर्फ अपना पेट पालने की कोशिश कर रही थी। ये सोसाइटी औरतों के साथ हमेशा अन्याय करता है। मैं इस शहर में अकेले स्ट्रगल कर रही हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि ये सब आसान है? तुम सब बहुत बुरे लोग हो। तुम सबने मिलकर एक अकेली औरत को परेशान किया है। मैं तुम सबकी शिकायत करूंगी। मैं तुम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। तुम्हारी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगी। उसकी हालत किसी पागल इंसान जैसी हो चुकी थी, लेकिन अब किसी को उस पर दया नहीं आ रही थी। दुकान के ग्राहक और ऑनलाइन लाखों दर्शक सभी उसकी हरकतों से नफरत से देख रहे थे। इसी बीच लाओ जी की एडिटिंग टीम ने लाइव स्ट्रीम की क्लिप्स तुरंत काटकर इंटरनेट पर फैलानी शुरू कर दी। कुछ ही मिनटों में कई हैशटैग ट्रेंड करने लगे। इंटरनेट सेलिब्रिटी की गुंडागर्दी, दयालु नूडल्स, दुकान के मालिक के साथ धोखा, फ्रॉड, अकेली माँ का पर्दाफाश। पूरे इंटरनेट पर यही चर्चा छा गई। जनता का गुस्सा सुनामी की तरह उमड़ पड़ा। शांग छिंगछिंग और उसके पीछे की एजेंसी दोनों उसकी चपेट में आ गए। उसकी सालों से बनाई गई इमेज एक सेकंड में टूट गई। जो महिला कल तक सेल्फ सैक्रिफाइंग माँ कहलाती थी, आज वही पूरे इंटरनेट की नजर में बेशर्म ठग बन चुकी थी। उसका अकाउंट बैन कर दिया गया। सारे ब्रांड कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो गए। हर तरफ सिर्फ आलोचना और निंदा थी। बाद में मैंने राहगीरों द्वारा बनाए गए कुछ वीडियो देखे। उनमें दिख रहा था कि उसके अपने ही साथी उसे मेरी दुकान से बाहर घसीट कर ले जा रहे थे, मानो कोई बेकार कचरा बाहर फेंका जा रहा हो। मैं रिबॉर्न होने के बाद
पहली बार मैं सचमुच मुस्कुराया। एक दुश्मन का अंत हो चुका है, लेकिन मैं जानता था कि असली खतरा अभी बाकी है, क्योंकि शांग चिंगचिंग तो सिर्फ एक मोहरा थी। मेरे पिछले जन्म की आखिरी याद आज भी मेरे दिमाग में ताजा थी, जब उन गुंडों ने मुझे पीट पीट कर मार डाला था। तब उन्होंने कहा था, हमारी एजेंसी की स्टार से टकराने की हिम्मत की है, मरने का शौक है क्या? यानी शांग चिंगचिंग सिर्फ सामने रखा गया चेहरा थी। असल राक्षस उसके पीछे छिपी वह एमसीएन कंपनी थी, एक ऐसी कंपनी जो ट्रैफिक और पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, जिसके अंडरवर्ल्ड और क्रिमिनल से भी संबंध थे। और अब मैंने न केवल उनकी सबसे बड़ी इन्फ्लुएंसर को बर्बाद कर दिया था, बल्कि पूरी दुनिया के सामने उसका नकाब भी उतार दिया था। ऐसे में ये सोचना मूर्खता होती कि वे मुझे इतनी आसानी से छोड़ देंगे, लेकिन चीजें वैसी नहीं हुई जैसी मैंने सोची थी। एमसीएन कंपनी ने तुरंत बदला लेने की कोई कोशिश नहीं की। अगले 2 दिन बिल्कुल शांत बीते। ऐसा लगा मानो चिंग चिंग और उसकी एजेंसी धरती से ही गायब हो गई हो। उनके बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं थी। मेरी नूडल्स की दुकान भी फिर से अपने शांत माहौल में लौट आई, बल्कि पहले से भी ज्यादा फेमस हो गई। बहुत से लोकल लोग मेरे काम से सचमुच इंप्रेस हुए थे। वे खास तौर पर एक कटोरा नूडल्स खाने के लिए दुकान पर आने लगे। अब कोई भी अनलिमिटेड रिफिल की बात नहीं करता था। पहला कटोरा खत्म करने के बाद लोग दूसरे कटोरे के पैसे खुद ही देने लगे। बूढ़े वांग अनाथालय की थैंक्स लेटर और दान की रसीदें भी लेकर आए। मैंने उन्हें सम्मान पूर्वक दुकान की दीवार पर टांग दिया। सब कुछ सही दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर मेरी बेचैनी हर दिन बढ़ती जा रही थी। तूफान से पहले की खामोशी हमेशा सबसे डरावनी होती है। मैं गहरी चिंता में डूब गया। उस रात मैं हमेशा की तरह दुकान बंद कर रहा था। जैसे ही बाहर निकलने वाला था, अचानक एक अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आ पहुंचा। बॉस शेन, क्या हम बात कर सकते हैं? मिस्टर जी, आप यहाँ? उन्होंने पानी का एक घूंट लिया और गंभीर आवाज में कहा, मैं तुम्हें वार्निंग देने आया हूँ, तुम्हें सावधान रहना होगा। मेरा दिल धक से रह गया। क्या आप चिंगचिंग की एजेंसी की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, मैंने उस कंपनी के बारे में कुछ जांच पड़ताल की है। मुझे अंदाजा नहीं था कि सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड होगी। मुझे पता चला है कि वे सिर्फ इंटरनेट सेलिब्रिटी बनाने का काम नहीं करते। पर्दे के पीछे वे कई सस्पिशियस एक्टिविटीज में शामिल हैं, जिनमें इलीगल लोन शार्किंग का भी बिजनेस शामिल है। चिंगचिंग उनके लिए सिर्फ पैसा कमाने का एक टूल थी। अब जब वह टूल टूट चुका है, उन्हें भारी नुकसान हुआ है, वे निश्चित रूप से बदला लेंगे। मिस्टर जी की बातों से मेरी सबसे बुरे डाउट सही साबित हो गए, और मुझे यह भी पता चला कि कंपनी का एक शेयर होल्डर ब्रदर ड्रैगन नाम से जाना जाता है। उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। वह पहले इस इलाके का बड़ा गुंडा था और उसके अंडर आज भी गुंडों का पूरा गैंग है। मेरे मन में खतरे की घंटियां बजने लगी। क्या पिछले जन्म में मुझे पीट पीट कर मारने वाले वही लोग थे? मिस्टर जी ने मेरा पीला पड़ता चेहरा देखा और आगे कहा, मैं आज 2 कारणों से आया हूँ। पहला, तुम्हें वार्निंग देने के लिए। दूसरा, तुम्हें गुड बाय करने के लिए। मैं कुछ समय के लिए यह शहर छोड़ने वाला हूँ। वे लोग मेरे घर तक पहुंच चुके हैं। ब्रदर ड्रैगन और उसके लोग मेरा पता ढूंढ चुके हैं। कल रात किसी ने मेरे घर के दरवाजे पर पेंट भी फेंक दिया था। मेरा दिल बैठ गया। अगर एक ऐसा व्यक्ति जिसके 1 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं अपनी जान बचाने के लिए भागने पर मजबूर है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो बस एक साधारण नूडल्स की दुकान चलाने वाला आदमी हूँ। निराशा की एक लहर मुझ पर टूट पड़ी। क्या यही अंत है? क्या दूसरा जीवन मिलने के बाद भी मेरी किस्मत में फिर से मरना ही लिखा है, और वह भी उन कमीनों के हाथों? नहीं, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। मैंने मिस्टर जी की तरफ देखा। तभी मेरे दिमाग में एक विचार आया। मिस्टर जी, आपने कहा था कि वे लोग इलीगल लोन शार्किंग के बिजनेस में शामिल हैं, सही? हाँ, ये इन्फॉर्मेशन मुझे एक स्पाई से मिली है, लेकिन हमारे पास अभी कोई ठोस सबूत नहीं है। मेरे दिमाग में बिजली की स्पीड से एक प्लान बनने लगा। मुझे एक बहाना चाहिए था, ऐसा बहाना जो पुलिस को कानूनी तौर पर हस्तक्षेप करने का रीजन दे सके। मैंने दृढ़ निश्चय के साथ मिस्टर जी की ओर देखा। मिस्टर जी, मेरे पास एक प्लान है। शायद हम उन सबको एक ही बार में खत्म कर सकते हैं, लेकिन इस प्लान के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए होगी, और ये बेहद डेंजरस होने वाला है। मिस्टर जी ने मेरी आंखों में जलती हुई दृढ़ता देखी। वह कुछ पल चुप रहे, फिर सीरियस होकर सिर हिलाया। बॉस शेन, बताइए क्या करना है? उन्होंने कहा, मैं वर्षों से स्कैमर्स को एक्सपोज करता आया हूँ, मौत को भी कई बार हरा चुका हूँ। मैं किसी से नहीं डरता। मेरा प्लान इजी था, लेकिन बेहद रिस्की था। हम खुद को चारे के रूप में इस्तेमाल करने वाले थे। ये सब कुछ दांव पर लगाने वाली अंतिम बाजी थी। मिस्टर जी मेरी ढाल बनेंगे और हमारा जुनून हमारा हथियार होगा। हम इस डेंजरस गेम में पूरी ताकत से काउंटर अटैक करने वाले थे। मैंने मिस्टर जी से कहा कि वे अपने 1 करोड़ फॉलोअर्स वाले चैनल पर एक नया वीडियो जारी करें। उस वीडियो में चिंगचिंग की मैनेजमेंट एजेंसी पर पहले से भी सीरियस एलिगेशंस लगाए गए। हमने खास तौर पर उनके इलीगल फंड रेजिंग और ब्रूटल रिकवरी टैक्टिक्स को निशाना बनाया। मुझे पूरा यकीन था कि जैसे ही ये वीडियो पब्लिक होगा, वे लोग आग बबूला हो जाएंगे। वीडियो के अंत में ओल्ड जी अनाउंसमेंट करने वाले थे कि इस शुक्रवार रात 8 बजे वह मेरी नूडल्स शॉप से लाइव स्ट्रीम करेंगे और उस तथाकथित डिसाइसिव एविडेंस को पब्लिक करेंगे, जिसे वे इतने समय से अपने पास छिपाकर रखे हुए हैं। बेशक यह सब एक छलावा था। हमारे पास वास्तव में कोई ठोस सबूत नहीं था। पूरा उद्देश्य सिर्फ एजेंसी को कदम उठाने पर मजबूर करना था। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि हम केवल ब्लफ कर रहे हैं। उनकी नजर में जैसे ही ओल्ड जी लाइव स्ट्रीम में वह सबूत दिखाते, उनकी पूरी कंपनी बर्बाद हो जाती। इसीलिए उनके पास सिर्फ एक ही विकल्प बचता था, शुक्रवार
रात 8 बजे से पहले ओल्ड जी और मुझे हमेशा के लिए चुप करा देना। लेकिन मैंने पहले ही पुलिस से संपर्क कर लिया था। मैंने यह नहीं बताया कि मुझ पर हमला होने वाला है, बल्कि एक विक्टिम पर्सन की तरह प्रोटेक्शन की मांग की। मैंने पुलिस को बताया कि मुझे एजेंसी की तरफ से धमकी भरे फोन आ रहे हैं और कुछ सस्पिशियस पीपल मेरी दुकान के बाहर मंडरा रहे हैं। ओल्ड जी की वीडियो के साथ मैंने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता भी जताई और रिक्वेस्ट किया कि शुक्रवार रात पुलिस अधिकारी हमारी प्रोटेक्शन के लिए मौजूद रहे। पुलिस ने मेरी ऑफिशियल कंप्लेंट दर्ज करा दी और एश्योरेंस दिया कि वे इस मामले को गंभीरता से लेंगे। अगले 3 दिन मेरे लिए किसी यातना से कम नहीं थे। मैं रोज की तरह दुकान खोलता रहा, लेकिन हवा में एक अदृश्य दबाव महसूस होता था। दुकान के बाहर हमेशा कुछ संदिग्ध परछाइयां मंडराती रहती थी। शुक्रवार शाम 7 बजे मैंने आखिरी ग्राहक को विदा किया और दुकान जल्दी बंद कर दी। ओल्ड जी भी समय पर पहुंच गए। वे थोड़े घबराए हुए दिख रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में अब भी दृढ़ता थी। सब तैयार है बॉस शेन? मैंने हल्का सा सिर हिलाया और रसोई में पहले से लगाए गए छिपे हुए कैमरों की ओर इशारा किया। चिंता मत कीजिए टीचर जी, आज रात हम उनके लिए एक खास शो तैयार कर चुके हैं। हम दोनों दुकान के भीतर चुपचाप बैठकर इंतजार करने लगे। हर सेकंड बेहद धीरे धीरे गुजर रहा था। 7:50 बजे अचानक बाहर वाली गली से अस्त व्यस्त कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी। ओल्ड जी और मैंने एक दूसरे की ओर देखा। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था मानो गले से बाहर निकल आएगा। तभी किसी ने बाहर से लोहे के शटर पर जोरदार लात मारनी शुरू कर दी। धड़ाम की कान फाड़ देने वाली आवाज गूंज उठी। फिर बाहर से चीख सुनाई दी, शेन हरामजादे बाहर निकल अभी। वह आवाज मेरे पिछले जन्म की यादों से बिल्कुल मेल खाती थी। वही क्रूर और हिंसक लहजा। मैं अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला। कुछ और लातें मारने के बाद जब उन्हें अंदर से कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने लोहे की रॉड से शटर उखाड़ने की कोशिश शुरू कर दी। रात के सन्नाटे में लोहे के रगड़ने की वह आवाज बेहद डरावनी लग रही थी। ओल्ड जी के हाथ कांपने लगे। लेकिन तभी गली के दूसरे छोर पर अचानक पुलिस की चमकदार लाल नीली लाइटें जगमगा उठी। 1 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी दौड़ते हुए आए और उन गुंडों को उसी वक्त घेर लिया जब वे दुकान में घुसने ही वाले थे। असल में मेरा प्लान तो ये था कि मैं उन्हें पहले दुकान में तोड़फोड़ करने दूं, फिर पुलिस बुलाकर गिरफ्तार करवाऊं। लेकिन पुलिस पहले से यहाँ घात लगाकर कैसे बैठी थी? सीनियर ऑफिसर मेरी दुकान के दरवाजे तक आए और बोले, हमें एक अच्छे सिटीजन से इन्फॉर्मेशन मिली थी। उसने बताया कि यहाँ एक क्रिमिनल गैंग अपराध करने का प्लान बना रहा है। मैं हैरान रह गया। लेकिन ऑफिसर, मैंने तो पुलिस को फोन नहीं किया था। ऑफिसर ने सिर हिलाया। इन्फॉर्मेशन आपने नहीं दी थी। ये पूरा ऑपरेशन सीधे हमारे कैप्टन के आदेश पर चलाया गया है। तभी गली के अंधेरे कोने से बूढ़े वांग बाहर आए, लेकिन इस बार उन्होंने एक सलीकेदार पुलिस वर्दी पहन रखी थी। बॉस शेन, काफी समय हो गया। मैं उनके सामने खड़ा रह गया। उनके पर्सनैलिटी में अचानक आई गंभीरता और अधिकार देखकर मेरा दिमाग जैसे सुन्न पड़ गया। माफ कीजिए बॉस शेन, मैंने आपसे इतने दिनों तक एक बात छिपाकर रखी। सच ये है कि मैं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का कैप्टन वांग बुफेंग हूँ। मैं स्तब्ध रह गया। जिस बूढ़े आदमी को मैं रोज नूडल्स खिलाता था, जिसकी मैं चिंता करता था, वह असल में पूरे समय एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर था। मैंने उन्हें जल्दी से अंदर बैठने का इशारा किया। कप्तान वांग ने कहा, हम काफी समय से उस एमसीएन कंपनी पर नजर रखे हुए थे। उसका मालिक पहले एक सड़क छाप गुंडा था। इंटरनेट के उभार के बाद उसने इन्फ्लुएंसर्स को तैयार करने और प्रमोट करने का कारोबार शुरू किया, लेकिन अंदर से वह वही पुराना क्रिमिनल बना रहा। उसने इलीगल ऑनलाइन लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट स्कैम्स जैसे कई गैर कानूनी धंधे चला रखे थे। उसने न जाने कितने यूथ्स की जिंदगी बर्बाद कर दी। उन्होंने आगे कहा, जिस रात तुमने अनाथालय के लिए दान दिया था, उसी रात से मैंने आज के इस ऑपरेशन का प्लान बनाना शुरू कर दिया था। मुझे अचानक सब समझ में आ गया। मैं सोच रहा था कि ओल्ड जी के साथ बनाई गई मेरी योजना के कारण पुलिस यहाँ पहुंची थी, लेकिन असलियत में हम तो उनके बड़े ऑपरेशन का सिर्फ एक हिस्सा थे। हम चारे की तरह इस्तेमाल किए गए थे ताकि क्रिमिनल अपने बिल से बाहर निकले और कैप्टन वांग तथा उनकी टीम पहले से ही उन्हें पकड़ने के लिए घात लगाए बैठी थी। कैप्टन वांग मुस्कुराए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि रिटायर होने से पहले इस पूरे गैंग को पकड़ पाऊंगा। शायद सचमुच अच्छे कर्मों का फल मिलता है। तुम्हारी दयालुता ने उनका ध्यान खींचा और उसी वजह से तुम्हारा रास्ता मुझसे टकराया। यह कहकर कैप्टन वांग उठ खड़े हुए। जाने से पहले उन्होंने कहा, कल सुबह की खबरें जरूर देखना। अगली सुबह मैंने अपना फोन खोला। हर समाचार चैनल पर एक ही खबर चल रही थी। शहर के अंधेरे में छिपा वह क्रिमिनल गैंग पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया था। गिरोह का सरगना ब्रदर लॉन्ग और उसके सभी साथी गिरफ्तार हो चुके थे। उन पर ऑपरेटिंग अ क्रिमिनल सिंडिकेट, कंडक्टिंग इलीगल बिजनेस, डिस्टर्बिंग पब्लिक पीस और कई अन्य सीरियस एलिगेशंस लगाए गए थे। टीवी स्क्रीन पर वे 8 बच्चे भी दिखाई दिए, जिन्हें बचाकर उनके परिवारों से दोबारा मिला दिया गया था। मैंने राहत की लंबी सांस ली। फिर दुकान का मुख्य स्विच ऑन किया। दुकान पहले जैसी ही थी, वही परिचित और सुकून भरा माहौल, लेकिन आज हवा कुछ अलग लग रही थी, जैसे बारिश के बाद की ताजगी। मेरी नूडल्स की दुकान फिर से अपनी सामान्य रौनक में लौट आई थी। ग्राहक आते, चुपचाप ऑर्डर देते और खाना खत्म करने के बाद मेरी ओर मुस्कुराकर देखते, फिर पैसे मेज पर रखकर बिना कुछ कहे चले जाते। एक युवा ग्राहक ने नूडल्स का कटोरा खत्म करने के बाद कहा, क्या मुझे एक और कटोरा मिल सकता है?
मैं मुस्कुराया। बिल्कुल, जब तक तुम खा सकते हो इस दुकान के दरवाजे हमेशा खुले हैं। वह हंस पड़ा। नहीं, रहने दीजिए। आपकी दयालुता का फायदा नहीं उठाना चाहिए। आपके जैसे अच्छे इंसान सबसे अच्छी चीजों के हकदार हैं। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में गर्माहट भर गई। उस शाम कैप्टन वांग ने अपनी पुलिस वर्दी उतार दी और फिर से वही साधारण बूढ़े वांग बनकर मेरी दुकान में आ बैठे। अपनी हमेशा वाली जगह पर बैठकर उन्होंने आवाज लगाई, अरे बॉस शेन, हमेशा वाला ऑर्डर, एक कटोरा सादे नूडल्स, ऊपर से थोड़ा ज्यादा हरा प्याज। मैं नूडल्स लेकर उनके पास गया। उनके चेहरे पर खिल्ली संतुष्ट मुस्कान को देखकर मुझे यकीन हो गया कि इस बार मेरी छोटी सी दुकान और मेरी पूरी जिंदगी सचमुच उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रही थी।